नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हमने रिलीजियस मॉरलिटी और सेकुलर मॉरलिटी के बीच में डिफरेंस किया था और डिफरेंसेस की इस कड़ी में या रिलेशंस की इस कड़ी में हम कुछ ऐसी संकल्पनाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ और मॉरलिटी के बीच का क्या संबंध है। संबंध निकालने के लिए तीन चीज़ों को हम मुख्य आधार बनाएंगे। सबसे पहले उनके बीच की हम सिमिलरिटीज़ को देखेंगे, फिर उनके बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे और फिर कुछ ऐसे एक्ट देखेंगे जो लॉ और मॉरलिटी के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं, यानी कि उनके बीच के रिलेशन को देखेंगे। किस तरीके का रिलेशन है, अनिवार्यता का रिलेशन है या पृथक पूरी तरीके से पृथकता का रिलेशन है। इस तरीके से हम उनके बीच के संबंध को निकाल सकते हैं। अगर किसी के बीच का संबंध पूछा जाए तो आप भी इसी तरीके से बताएं। जैसे सिमिलरिटीज देखते हैं हम कानून के बीच में और नैतिकता के बीच में सिमिलरिटी क्या है। देखिए, सबसे पहली जो सिमिलरिटी है वो है कंट्रोल द डेविएशन, मतलब कि किसी भी गलत कृत्य को रोक करने से ये दोनों ही, जो लॉ है और मॉरलिटी, दोनों ही चीजें हमको रोकती हैं। ठीक है, किस तरीके से? बाय लॉ और बाय मॉरलिटी। देखिए, लॉ क्या करता है? स्टेट बना देता है, उसके डर से हम कोई काम नहीं करते। दूसरा मॉरलिटी है, जो समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है या धर्म के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये दोनों ही हमें कोई ना कोई गलत कार्य करने से रोकते हैं। ये इनके बीच की सिमिलरिटी थी। अब डिफरेंसेस की बात करें, डिफरेंस इनके बीच में क्या है? देखो, इसी को हम अगर थोड़ा माइन्यूट लेवल पर देखें और थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर देखें तो देखिए, लॉ क्या होता है? स्टेट के द्वारा बनाया जाता है, राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर कार्य करता है। जैसे कि मान लो हम हेलमेट है, हेलमेट लगाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन सबको पता है कि इस पे पेनल्टी लग जाएगी, तो एक्सटर्नल प्रेशर है, दबाव में आके लोग हेलमेट लगाना पड़ता है गाड़ी चलाते समय। दूसरा इसका है, इसके लिए क्या होगा? पनिशमेंट किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम है इंसान जो करना चाहता है अपने उसमें, लेकिन किसकी डर से नहीं करता है? स्टेट की वजह से। क्यों? अगर ऐसा करोगे आप तो उसके लिए क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा या आपको पेनल्टी अदा करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात यह है, लॉज जो होते हैं वो कब लागू होते हैं? इंसान जब वयस्क हो जाता है। कानून बच्चा बचपन से थोड़ी सीख जाता है कानून फॉलो करना। जब धीरे धीरे वयस्क हो जाएगा तब वो कानून का फॉलो करना सीखता है। उसके बाद उस पर राज्य का एक्सटर्नल प्रेशर काम करता है। अब मॉरलिटी को देखते हैं, तो देखिए मॉरलिटी क्या है? मॉरलिटी स्टेट के द्वारा नहीं निर्धारित की जाती, मॉरलिटी की जाती है सोसाइटी के या फिर रिलीजन के द्वारा निर्धारित। ठीक है, जैसे बच्चा कोई छोटा है, उसको बचपन से पैर छूना सिखाया जाए तो धीरे धीरे वो बड़ा होगा और वो उसकी आदतों में आ जाएगा, तो वो उसके लिए नैतिकता हो जाएगी वही। तो ये राज्य ने फोर्स से थोड़ी सिखवाया है, वो तो समाज में उसने देखा, उसी से सीखा है ना, या धर्म में उसके में रिवाज था, वहीं से सीखा ना। अब इस पे बच्चा जब बड़ा हो गया, उस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, वो पिताजी के डर से या किसी और डर से पैर छू रहा है, या उसके अंदर ही वो वैल्यूज बैठ चुकी हैं, अंदर ही बैठ चुकी है ना कि कोई बाहरी प्रेशर है कि पिताजी मारेंगे या कोई क्या कहेगा। ये अंदर बैठ चुकी है, सेल्फ रेस्पेक्ट का भाव अंदर बैठ चुका है, क्रिटिसिज्म का कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मेरी थोड़ी अवहेलना करेंगे कि ये संस्कार नहीं, इस तरीके का बच्चा है। ये उसके अंदर आ चुकी हैं चीजें। तो इस पे क्या काम करेगा? इंटरनल प्रेशर काम करेगा इस पे। अब अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो क्या करेगा? वो गिल्ट फीलिंग होगी या क्रिटिसिज्म होगा या सोशल एक्सक्लूजन होगा, या उसका समाज से बहिष्कृत कर देंगे, लोग उसके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करेंगे अगर वो मॉरलिटी को फॉलो नहीं करेगा इस तरीके से। तो अब हमने देखा था कि लॉ इंसान जब वयस्क हो जाएगा तब फॉलो करता है, लेकिन आप मॉरलिटी मॉरलिटी तो जब बच्चा, छोटा बच्चा जब ई सोशल है तो बचपन से उसके सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बच्चा पैदा हुआ पूरी तरीके से समाज से तटस्थ, उसको पता ही नहीं है समाज का, लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज में रहता है तो उन सारी क्रियाओं को, उन सारी एक्टिविटीज को वो सीख जाता है धीरे धीरे, जो समाज में जरूरी होती हैं। तो बचपन से ही बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया में ढलने लगता है और मॉरलिटी बचपन से ही सीखने लग जाता है। ठीक है, अब हम लॉज और मॉरलिटी दोनों के बीच के रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, हम कुछ ऐसे कृत्यों को लेंगे जो लॉ का भी उल्लंघन करते हैं और मॉरलिटी का भी उल्लंघन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए,
मान के चलो कोई चोरी करना या हत्या करना, इसमें लॉ का वायलेशन तो हो ही रहा है बिल्कुल, और मॉरलिटी भी है, कहीं ना कहीं समाज में भी उसकी बुरी छवि है। अगर कोई चोरी करता है और हत्या करता है तो उसको क्रिटिसिज्म होगा उसका समाज में, ठीक है ना, क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा, उल्टा उसका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया जाएगा, समाज से भरा बुरा कहा जाएगा। वहीं इसके लिए दंड का भी प्रावधान है, तो लॉ का भी उल्लंघन है और मॉरलिटी का भी उल्लंघन हो गया। वहीं हम कुछ दूसरे कृत्य लेते हैं, जैसे अंतरजातीय विवाह करना, ठीक है, जैसे कि अंतरजातीय विवाह, क्या इसमें किसी लॉ का वायलेशन हुआ है? नहीं, किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। लेकिन मॉरलिटी, समाज के कुछ ऐसे निर्धारित पैमाने निर्धारित कर रखे हैं समाज ने, ठीक है। लेकिन अंतरजातीय विवाह को कुछ समाजों में गलत माना जाता है, तो उस समाज के हिसाब से वहां पे कहीं ना कहीं मॉरलिटी का उल्लंघन हो गया। इसी प्रकार से सम्मान न करना, क्या उसने किसी लॉ का उल्लंघन किया सम्मान न करने में? बिल्कुल नहीं किया, लेकिन सम्मान न करना कहीं ना कहीं मॉरलिटी को तो उल्लंघन कर दिया। झूठ बोलना, क्या इसके लिए कोई कानूनी सजा दी जाएगी? मतलब मामूली स्तर पर कोई झूठ बोल रहा है ऐसे ही, उसके लिए कोई कानूनी सजा नहीं है, लेकिन मॉरलिटी तो है, उसकी छवि खराब होगी ना समाज में। वहीं पे अगर हम जैसे लें दिवाली पर बम फोड़ना, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, इस तरीके के कुछ कृत्य, इसमें क्या करेंगे हम? जैसे इसमें हमने क्या किया, लॉ का उल्लंघन किया नहीं किया? दिवाली पे आप जैसे बिना हेलमेट के आप बाइक चला रहे हो तो उसमें कानून का उल्लंघन हुआ, क्या इसके लिए समाज भी आपको बुरा भला कहेगा? समाज आपको बहिष्कृत कर सकता है? नहीं, ठीक है। इसी तरीके से दहेज है, बाल विवाह है, दहेज लेना कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है कि नहीं है? लेकिन मॉरलिटी, मॉरलिटी का उल्लंघन नहीं है, कानून का उल्लंघन है लेकिन मॉरलिटी का उल्लंघन नहीं है। उसी प्रकार से बाल विवाह है, समाज, कई समाजों में उसको मॉरल 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 माना गया है बाल विवाह को, लेकिन कानून का उल्लंघन है। तो इस चीज से हमें क्या पता लगता है कि कहीं कहीं जो आपका नैतिकता है वो हमारे लॉज को भी सपोर्ट कर रही है, जबकि कहीं कहीं पे इनके बीच का डिफरेंस है। मतलब कि लॉ का उल्लंघन हो रहा है, वहां पे मॉरलिटी का उल्लंघन नहीं हो रहा, कहीं कहीं पे मॉरलिटी का उल्लंघन हो रहा है, वहां पे लॉ का उल्लंघन नहीं हो रहा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मॉरलिटी हेल्प करती है लॉ बनाने में, जैसे हिंदू लॉ, यूनिफॉर्म कोड, जैसे कुछ सामाजिक नियम, कुछ जो मॉरलिटीज हैं आगे चल के वो क्या बन जाते हैं, वही लॉ बन जाते हैं। जबकि कहीं कहीं पे लॉ डज नॉट फॉलो द सोशल मॉरलिटी, और कभी कभी जो लॉज हैं वो सोशल मॉरलिटी को फॉलो नहीं करते। तो इनके बीच का जो संबंध है वो अनिवार्यता का संबंध नहीं है। कहीं पे लॉ और मॉरलिटी अलग अलग संकल्पना है, कहीं कहीं पे ये एक हो सकती हैं, तो कहीं कहीं पे ये पूरी तरीके से अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। किस तरह से? मैंने आपको बताया कि जैसे हिंदू यूनिफॉर्म कोड, ये पहले नैतिकता का हिस्सा था, मॉरलिटी था, लेकिन बाद में इसको कानून भी बना दिया गया। वहीं अगर बात करें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मॉरलिटी है वो कानून के विरुद्ध चली जाती है, कि नहीं? जैसे 3 तलाक का मामला हो गया आपका, काफी कानूनी विवाद चला था, समाज में इसकी मान्यता थी लेकिन लॉ के अनुसार ये गलत था, तो उसको रोक लगानी पड़ी उसके ऊपर। तो ये एक दूसरे के कभी कभी विरोधाभास भी हैं, कभी कभी परस्पर सहयोगी भी होते हैं। तो इनके बीच का जो संबंध है वो अनिवार्यता का संबंध नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखिए, हम डिफरेंस करेंगे या उनके बीच के रिलेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। क्राइम, सॉरी ये क्राइम था यहाँ पे, सिन और एरर, इनके बीच में वही, हम अगर किसी के बीच का रिलेशन निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? सेम वही, पहले हम इन दोनों के बीच का संबंध देखेंगे, इनमें आपस में क्या संबंध है तीनों के बीच में, फिर उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। उसी तरीके से देखिए, अपराध या पाप, क्राइम और सिन, ये क्या है इसमें? या तो क्राइम करो आप या पाप करो, इसमें एक चीज तो फिक्स है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल है, दोनों ही इंसान की अपनी इच्छा से किया जाता है, ठीक है। दोनों बाय चॉइस होते हैं, ठीक है ना, दोनों में यानी कि संकल्प की स्वतंत्रता मौजूद है। अंतर क्या है इन दोनों के बीच में? अंतर इतना है कि ये डेविएशन होता है कहाँ से? लॉ से। आपने लॉ को फॉलो नहीं किया और इसके लिए आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ये क्या है? पाप। पाप है आपका मॉरल वैल्यूज से डेविएशन है कहीं ना कहीं। अब एरर क्या होता है?
एरर इन दोनों में क्या था, इन दोनों में इंटेंशन थी, इंटेंशन के साथ इंसान ने किया, या तो पाप या अपराध इंटेंशन के साथ किया है। लेकिन एरर क्या होता है, इसमें इंटेंशन नहीं होती, फ्रीडम ऑफ विल नहीं होती, ये बाई मिस्टेक हो जाता है। भूल में क्या हो सकता है, ये लॉ का उल्लंघन भी हो सकती है और मॉरलिटी का भी उल्लंघन हो सकता है। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन समझ में आया। अपराध क्या है, डेविएशन फ्रॉम लॉ, पाप क्या है, डेविएशन फ्रॉम मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज का उल्लंघन। और भूल क्या है, ये क्या है, ये डेविएशन हो सकता है लॉ का भी और मॉरलिटी का भी, दोनों का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन भूल कैसे होगी, ये बाय मिस्टेक हो जाती है, इसमें इंसान का कोई इंटेंशन नहीं छिपा हुआ। पाप में आदमी का इंटेंशन होता है और चॉइस के साथ होती है, इसमें संकल्प की स्वतंत्रता काम करती है, दोनों में ही, इन दोनों में संकल्प की स्वतंत्रता काम करेगी। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे हम जैसे लें, एग्जाम्पल लेते हैं हम करप्शन का। करप्शन भूलवश होता है क्या, भूलवश तो नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस में हो जाता है कि इंसान को पता ही नहीं है कि ऐसा करना करप्शन है, तो भूल भी हो सकती है वो। पाप है, देखो नैतिक समाज में क्या करप्शन को गलत माना गया है, मेरे हिसाब से कानूनी रूप से तो ये अपराध है, लेकिन बहुत सारे समाजों में, खासतौर से आप बैठे होंगे, आप अपने दोस्तों के बीच में बैठो, मान वो अक्सर बताते हैं इस बात को कि मेरी जो इनकम है वो 20,000 या 25,000 रुपये है और 200-300 रुपये में ऊपर से कमा लेता हूँ थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं करप्शन को सामाजिक मान्यता भी मिली हुई है भारत में। क्राइम तो पूरी तरीके से अपराध तो है ही है पूरी तरीके से, लेकिन पाप नहीं मानते उसको। वहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस क्या चीज है, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस अपराध है, लॉ का उल्लंघन है, लेकिन क्या उसको पाप माना गया है? भाई बहुत सामान्य बात है, कह देते हैं कि लोग नहीं, पति पत्नी के बीच का आपसी झगड़ा है, कौन बीच में पड़ता है, कोई नहीं पड़ता, तो उसको पाप नहीं माना जाता। डोमेस्टिक वायलेंस को भी मान्यता मिली हुई है, सामाजिक मान्यता मिली हुई है, कह देते हैं इन दोनों के बीच का झगड़ा है, लेकिन अपराध में इसको कानून का उल्लंघन है। वहीं अगर हम बात करें एडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी की, समलैंगिकता की, और एडल्ट्री मतलब विवाहितर संबंध, मतलब किसी की किसी की पत्नी के साथ संबंध बनाना, ठीक है, उसकी मर्जी के साथ संबंध बनाना। पहले ये अपराध था, लेकिन भारत में अब इसको मान्यता दे दी गई है। तो एडल्ट्री को देखो कानून में मान्यता दी गई है, होमोसेक्सुअलिटी को कानून में मान्यता दी गई है, लेकिन समाज इसको मान्यता नहीं देता। होमोसेक्सुअलिटी को पाप माना जाता है इसको। गांव में चले जाओ आप, कहीं पे भी किसी बुजुर्ग से बात कर लो, क्या वो इसको स्वीकार कर पाएंगे होमोसेक्सुअलिटी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो उसको अपराध तो नहीं है ना वो, लेकिन पाप है, समाज उसको गलत मानता है, मॉरलिटी के खिलाफ मानते हैं लोग उसको। अब कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज हैं जैसे मर्डर करना और थेफ्ट, चोरी करना, उसमें क्या है, ये अपराध तो है ही है, दूसरा ये पाप भी है। ठीक है, तो ये इनके बीच का रिलेशन था। नेक्स्ट है आपका विर्च्यू एंड द वाइसेस। सेम वही हम इनके बीच का रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं, सद्गुण और दुर्गुण। देखिए ये पूरा जो खेल है, ये खेल है आपका इड और सुपर ईगो का, इड का और सुपर ईगो का। ये डिफरेंस किया है कांट और सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड क्या मानते हैं, सिगमंड फ्रॉइड का मानना है कि इड जो है ना, वो आपकी डिजायर है, वासनाएं हैं, और आपकी प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति और वासनाएं कुछ हद तक एक है। इंसान जिस कामों की तरफ अपने आप ज्यादा अग्रसर होता है, वो उसकी प्रवृत्तियां होती हैं, जो वो सीख के आता है, और उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, मन पे कंट्रोल नहीं करेगा अगर, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो वासनाएं हैं इंसान की। जिसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं हो पाता, वो वासनाओं में बहता है। इंस्टिंक्ट प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो इड है जो आपका अनैतिक मन है, जो गलत काम करने के लिए आपको अग्रसर करता है, और सुपर ईगो है जो आपके कंट्रोल करता है, ये आपका नैतिक मन होता है, जो आपकी वासनाओं पर रोक लगाता है, ये विवेक को सर्वोपरि रखता है, और ये वासना को, इड आपकी। तो इड क्या है, जो आपको गलत काम करने के लिए, मान के चलो कोई डिसीजन आपको लेना है कि ऐसा मैं करूं या ना करूं, अगर वो डिसीजन गलत है और लेकिन आपके फायदे में है, लेकिन समाज के रूप से या कानूनी रूप से वो गलत है, लेकिन आपके फायदे में है, जो इड होगा ना वो कहेगा बस वही, अरे तेरा फायदा है, तुझे अच्छा लगेगा, बस कर उसको।
वहीं पे जो सुपर ईगो है आपका, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। सुपर ईगो आपको रोकेगी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अपनी वासनाओं पे काबू करो, नैतिकता के साथ चलो, अपने बारे में मत सोचो, इन सब की बात करेगी सुपर ईगो। तो विर्च्यू और वाइस यानी कि सद्गुण और दुर्गुण और कुछ नहीं है, इड और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच का ही कॉन्फ्लिक्ट है कि आप किसकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा होता है। जैसे हम समझते हैं, अगर आप कोई नैतिक कृत्य करेंगे तो उसमें आपका सुपर ईगो हावी होगा इड पे, यानी कि आपने अपनी वासनाओं पे कंट्रोल कर लिया। वहीं पे अगर आप कोई गलत काम करेंगे, कोई क्राइम करेंगे या कोई पाप करेंगे, तो आपका इड आप पे हावी हो गया, जो अनैतिक मन है आपका वो आपके ऊपर हावी हो गया और उसने सुपर ईगो आपकी जो नैतिक मन है उसको हरा दिया है। वहीं पे अगर आप कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यानी कि इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में आप झूल रहे हैं, आप किधर मुड़ेंगे अभी इसे पक डिसीजन नहीं हो पाया है। अगर किसी भी कृत्य को लेके आप सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं, दोनों तरफ, एक तरफ आप समाज की तरफ सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मन आपको अपनी तरफ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका इड और सुपर ईगो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब हमने क्या किया, इड और सुपर ईगो को समझ लिया अच्छे से, अब हमें आसानी रहेगी सद्गुण और दुर्गुण के बीच के डिफरेंस करने में। देखिए, सद्गुण क्या होता है, नैतिक मूल्य चेतना का स्थायी हिस्सा है, परमानेंट कॉन्सेंसस होते हैं ये। और ये कैसे हैं, ये आपके अनकंट्रोल्ड डिजायर हैं, ये वासनाएं हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सुपर ईगो को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इड से, ठीक है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये अनकंट्रोल्ड हैं, इन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन ये क्या है आपके, अगर एक बार आपके अंदर कोई अच्छाई बैठ गई तो मोस्टली हमेशा रहेगी, तो ये परमानेंट कॉन्साइंस होता है, ठीक है। दूसरा है मूल्य जो होते हैं ना, ये सद्गुण जो होते हैं, ये एक सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर कौन सी वैल्यू बैठेगी, आपके अंदर आप कौन सी वैल्यूज को अपने अंदर बिठाओगे, कौन सी वैल्यूज को आप अपनाओगे, ये चीज आपकी सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, और उसी से आपकी पर्सनैलिटी का विकास होता है। फिर अगला, नॉट कॉग्निचल, मतलब कि ये जन्मजात नहीं होती, सद्गुण आपके जन्मजात नहीं होते। लेकिन दुर्गुण जो होते हैं, जो वासनाएं होती हैं, वो आपकी जन्मजात होती हैं। क्यों? क्योंकि वासनाएं आपकी प्रवृत्तियां हैं, इंस्टिंक्ट हैं, और इंस्टिंक्ट इंसान साथ पैदा होता है तो साथ लेकर होता है। लेकिन सद्गुण क्या होता है, ये आपको सीखने पड़ते हैं समाज के हिसाब से। किसके द्वारा? बाय द हार्ड प्रैक्टिस। आपको अगर अपने नैतिक मन को, सुपर ईगो को अगर इड से मजबूत बनाना है, तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। यही अंतर होता है एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में। असफल व्यक्ति क्या है, उसका इड हमेशा, असफल व्यक्ति कहें या अपराधी कहें या कोई गलत कार्य करने वाला व्यक्ति है, उस पे हमेशा उसका इड हावी रहता है, जो अनैतिक मन है, और वो उससे गलत काम करवाता है। वहीं पे जो संयमी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो सफल व्यक्ति होते हैं, वो अपने इड को हरा देते हैं, सुपर ईगो को मजबूत बना लेते हैं। वो मान के चलते हैं कि मैंने जो नियम बनाया है उसको मैं फॉलो करूंगा, उसी पे चल के मैं अपना जो लक्ष्य है उसको पाऊंगा। लेकिन वहीं पे जो एक अच्छे तरीके से रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं कर पाता या कोई गलत कृत्य करता है, वो क्या है, उसका इड, अरे नहीं क्या रखा है यार रेगुलर, उसमें जैसा मेरी मर्जी है इस तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। तो हार्डवर्क के द्वारा सद्गुणों को अपने अंदर इनकलकेट किया जाता है। और जब ये सद्गुण जो हैं परमानेंटली आपके करेक्टर में घुस जाएं, अंदर बैठ जाएं, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम करेक्टर बोल देते हैं। जब परमानेंटली आपके अंदर समाहित हो जाएं और वो आपके आचरण में दिखने लग जाएं और लंबे टाइम तक आप ऐसा ही आचरण करने लगे सद्गुणों के हिसाब से, तो वही आपका कल को करेक्टर बन जाएगा। उसी प्रकार से आप आचरण अगर गलत करते जाएंगे तो आपका करेक्टर जो है थोड़ा गलत बन जाएगा, उसी तरीके से होता है। अब देखिए, इन्हीं में से सद्गुण और दुर्गुण के बारे में या किसी व्यक्ति को सफल बनाने में इनका कितना योगदान होता है, इस पर ही सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों के विचार हैं। सुकरात ने माना कि ज्ञान ही सब कुछ है। अगर इंसान ज्ञानी है, उसको ज्ञान करने की, वो मतलब चीजों के बीच में डिफरेंस कर सकता है क्या सही क्या गलत है, तो वो उस इंसान के सद्गुण हैं और वो उसको महान बना सकते हैं। लेकिन प्लेटो ने इस बात का खंडन किया। प्लेटो ने कहा ज्ञान तो जरूरी है ही है, ज्ञान के साथ साथ उसमें साहस भी होना चाहिए और उसमें संयम का होना भी जरूरी है। ये बात कही प्लेटो ने।
ठीक है, यानी कि साहस कोई केवल ज्ञान से काम नहीं चल सकता। आप ज्ञानी हैं और कुछ कर नहीं रहे, बस आपको पता है कि आपको चीजों की समझ है, लेकिन आप उनको अपने व्यवहार में नहीं उतार पा रहे, लोगों का कुछ कल्याण नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या अच्छा होगा? इससे ना तो मनुष्य समाज का अच्छा कर रहा है, ना अपना अच्छा कर पा रहा है। लेकिन अगर साहसी व्यक्ति है, वो खड़ा होकर लीड करना जानता है और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करेगा और उसके पास संयम भी है, धैर्य है उसके पास, तो व्यक्ति वो ज्यादा सफल हो सकता है। अरस्तु इसी बात में इसने एक और चीज को जोड़ दिया, वो था न्याय। उन्होंने कहा व्यक्ति साहसी भी है, ज्ञानी भी है और संयम भी है उसके अंदर, लेकिन उसका नैतिक मन है, उसके अंदर सद्गुण है न्याय का। वो डिफरेंस कर सकता है सही और गलत के बीच में, और किसी के साथ में भी कुछ भेदभाव नहीं करेगा। तो वो अगर उसके अंदर न्याय का कंसेप्ट भी है, अगर वो न्याय को भी मानता है, उसके अंदर बैठा हुआ है सामाजिक न्याय, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा सफल होगा। तो यही था आज का लेक्चर आपका, हमने समझा। अगर आपको कोई समस्या है समझने में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसके बारे में। तो सद्गुण, दुर्गुण, अपराध, पाप और भूल, और हमने कानून और नैतिकता के बीच के डिफरेंस को जाना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।